ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम महासंग्राम में। महासंग्राम में लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का पल पल का अपडेट हम आप तक ला रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। सीटों का विश्लेषण और सीटों पर कितने प्रतिशत और कितना मतदान हुआ है, क्या कहते हैं प्रतिशत मतदान, यह भी हम आपको लगातार बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में नीतीश योगी की जनसभा, गरीबों के लिए ये योजनाएं देश में लागू हुई। उत्तर प्रदेश सबका सार्वजनिक सर्वाधिक लाभ, जितना पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर हैं। 10 साल में बीपीएल से बाहर निकले। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतनी तो यहाँ बीपीएल से बाहर निकल गए। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। करते हैं एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व करते, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि कहा है कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अब पुनः अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे और उससे पहले कि मेहमानों का परिचय दें, मैं अपनी सहयोगी नवजीत कौर से चाहूंगा कि रोहतक लोकसभा सीट के बारे में हमारे दर्शकों को पहले जानकारी दे दें। बिल्कुल, तो आप जो है रोहतक लोकसभा सीट की बात की जाएगी तो इस पर आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। बीजेपी से अरविंद शर्मा और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, जसपा से रविंद्र चुनावी मैदान में। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं, तो एक बार कुल मतदाताओं पर भी नजर डालेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे 18,89,844 कुल मतदाता। पुरुष मतदाता इसमें 10,80,000 है। महिला मतदाता की बात कर ली जाए तो 8,89,743 है और थर्ड जेंडर 21 है। चलिए इसी के साथ जनादेश पर भी जो है एक बार नजर डालेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो आपको बता देते हैं कि 2019 का क्या जनादेश रहा था। अरविंद शर्मा बीजेपी से जीते थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से हारे थे। अब इस लोकसभा सीट में विधानसभाओं की बात कर ली जाए तो 9 विधानसभाएं आती है इस लोकसभा सीट में, एक बार उन पर भी नजर डालेंगे। तो विधानसभाओं की बात करें, महम में स्वतंत्र, गढ़ी सांपला में कांग्रेस, रोहतक में कांग्रेस, कालानौर में कांग्रेस, बहादुरगढ़ में कांग्रेस, बादली में कांग्रेस, झज्जर में कांग्रेस, बेरी में कांग्रेस और कोसली में बीजेपी, यानी कि बीजेपी एक पर और बाकी जो 7 सीटों पर कांग्रेस और महम में स्वतंत्र उम्मीदवार। कोसली में सिर्फ बीजेपी। अब थोड़ा सा इतिहास पे भी नजर डाल लें नवजीत। बिल्कुल, इतिहास की बात कर ली जाए तो एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से इतिहास भी बता देते हैं। यहाँ पर 2009 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से, 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से और 2019 की बात कर ली जाए तो अरविंद शर्मा बीजेपी से। तो अब हम अपने मेहमानों से परिचय करा दें। तो सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान हैं स्टूडियो में, हमारे साथ संजय यादव, राजनीतिक विश्लेषक, पहले से ही बने हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो है जेडीयू से मनोज दास मन्नू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
चर्चा की शुरुआत करने, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन रोहतक की बात हो रही है। रोहतक से सबसे पहले हम जाएंगे संजय यादव जी के पास। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। दीपेंद्र हुड्डा, इसी सीट पर यानी कि रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच 2019 में भी चुनाव हुआ। अरविंद जी जीते और दीपेंद्र हुड्डा जी हारे। आज फिर दोनों महारथियों के बीच पुनः युद्ध है। कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र हैं, इसलिए हाई प्रोफाइल सीट भी है, और अरविंद शर्मा यहां से बीजेपी से उम्मीदवार हैं। क्या लगता है, रोहतक का गणित क्या कहता है? देखिए, रोहतक का गणित तो ये है, जिस हिसाब से आपने देखा विधानसभा सीटों में कांग्रेस का वर्चस्व है वहां पर, और दीपेंद्र हुड्डा अपने आप में एक बड़े नेता है और एक युवा चेहरा है, हरियाणा का भविष्य के बड़े नेता है। तो कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा भारी है, और जहां तक किसान जो आंदोलन चला था पंजाब हरियाणा में, खासकर उसका असर रहा है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि जो पहलवानों का, जो फोगट बहनों बंधुओं और जितने पहलवान हरियाणा के थे जो प्रताड़ित हुए थे, जो लगातार धरना दिया था दिल्ली में, तो उसका भी बहुत ज्यादा असर रहेगा चुनाव में। तो इस हिसाब से लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस और ये सीट निकालने में सक्षम रहेगी और दीपेंद्र हुड्डा विनर कैंडिडेट रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा विनर कैंडिडेट रहेंगे। मनोज दास मन्नू, प्रवक्ता जेडीयू, आपका तो बीजेपी से गठबंधन है, एनडीए में है, और समीकरण तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने हुड्डा का बता दिया, कुछ कहेंगे? जी, अपनी बात को कह रहे हैं। वो जो वहाँ जो आकलन आया है, जो आकलन किए होंगे उसके अनुसार वो अपनी बात को कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है कि कोई जो हम आकलन कर दे वही सही हो जाता है। ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं है और हो भी जाता है, अपना अपना आकलन है। लेकिन जो किसान की समस्या की बात उन्होंने की और जो पहलवान मामले की बात किया, तो पहलवान मामले में भी देश की जनता ने देखा कि जिसके ऊपर आरोप लगा आज वो भी कोर्ट के अदालत के चक्कर में काट रहा है। किसानों की समस्याओं पर भी बातचीत हुई है और उस पर भी किसान आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है। और देश में अभी एक स्थिर और एक विकासशील सरकार की जरूरत है। तो हमें लगता है कि रोहतक के मतदाता, किसी मतदाता के भीतर जाके कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र की अभी जो स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से मोदी जी के बारे में एक नया कलेवर आया 400 के पार या इस ढंग की बातचीत है, तो हमको लगता है कि पुनः अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुनः इस बार जीत लेंगे। मैं हुड्डा जी का कोई विरोधी व्यक्ति भी नहीं हूँ, अच्छे वो नेता हैं, राजनेता हैं, और उनका भी 2 बार वो वहां से एमपी भी रहे हुए हैं। लेकिन अभी के दृष्टिकोण में मेरा मानना ये है कि अभी वहां से भाजपा के अरविंद शर्मा ही भी जीतेंगे। कुछ दिन पहले मैं रोहतक के इलाकों में भी लगभग रहा हूँ, वहाँ कुछ व्यक्तिगत काम से मैं गया था, तो मैं अपने आकलन के अनुसार मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी इस बार भी विजय हो। चलिए, पवन पटेल जी, कांग्रेस महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, अरविंद शर्मा जी, रोहतक से अरविंद शर्मा जी को मन्नू साहब जिता रहे हैं, जेडीयू से हैं, गठबंधन में एनडीए में आ गए हैं, तो अरविंद शर्मा जी को जिता रहे हैं। और अरविंद शर्मा जी ने 2019 में हुड्डा जी को पटकनी दी थी, दीपेंद्र हुड्डा को, और पुनः दोनों मैदान में हैं। आपका आकलन क्या कहता है, जल्दी से बताइए, उसके बाद 2 और सीटें हैं, बिहार की भी चर्चा करना। देखिए, मेरा आकलन, मैं हरियाणा में था और दिल्ली में था, पिछले करीब 20 दिनों से वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहा था। तो हरियाणा में इस बार टोटल 10 लोकसभा सीटों में 8 लोकसभा से ज्यादा ही कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन जीतेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। आपने किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन जब चल रहा था उसमें मोदी सरकार ने उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया, 750 किसान शहीद हो चुके थे। पहलवान वाली घटना हर व्यक्ति के सामने है। और सबसे बड़ी बात है तो वहाँ का जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं माननीय दीपक बावरिया, उन्होंने जिस तन्मयता के साथ काम किया, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के संगठन को गढ़ने का काम किया है। और दूसरा, वहाँ पे यूपी की मेहनत की बदौलत करीब 104
पिछड़े वर्ग की जो पार्टियां हैं, संगठन है, उन्होंने लिखित रूप से कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को समर्थन दिया है। पूर्व सांसद हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी जी, उन्होंने दिन रात प्रचार किया है कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को विजयी बनाने के लिए। ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो और इन सब मुद्दों के ऊपर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से अभी तक जितने झूठ बोले थे, जितने झूठी गारंटियां दी थी, वो सारी की सारी गारंटियां एक एक करके फेल हो गई हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो इस बार पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बतौलेबाजी करती है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी कि हम 400 पार का जो हमारा नारा था, आज वो नारा भी 15 लाख की तरह जुमला साबित हो रहा है, इसलिए दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं। अब ये अलग बात है कि लोकतंत्र प्रक्रिया को हम ना अपनाएं, चुनाव आयोग आज कुछ और परसेंटेज दे, वोटिंग का फिर 10 दिन बाद कोई और परसेंटेज बढ़ा दे, कि कोई प्लान बी एक्टिवेट करके जीत सकते। बाकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, कहीं से 400 पार ये नहीं हो रहे हैं। एक गारंटी बता दीजिए जिस गारंटी की बात मोदी जी करते हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हो। ये सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी जिसने इतनी बड़ी तपस्या की, मैं तो कहता हूँ गूगल में रिकॉर्ड होना चाहिए, गिनीज बुक में कितने गरीब की पीड़ित को उनकी भावनाओं की कदर करते हुए अगर किसी ने गले लगाया है तो राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी का न्याय पथ तो जो गले लगाए आम जनता की आवाज है, जिसके ऊपर हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। चलिए ठीक है, अब हम इससे पहले कि दूसरे सवाल पर जाएं, हम चाहेंगे अपनी सहयोगी नवजीत कौर से कि कुछ और जो हॉट सीटें जो 2 बची हैं बिहार की, पूर्वी चंपारण और सीवान, इस पर भी चर्चा हो जाए। तो इससे पहले पूर्वी चंपारण के बारे में कुछ दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से आप बताइए, जल्दी से बताइए कि हम तुरंत अपने मेहमानों के पास आए। बिल्कुल, वहीं अगर पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की बात हो रही है तो यहाँ से बीजेपी से आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह और विकासशील इंसान पार्टी से डॉक्टर राजेश कुमार चुनावी मैदान में। यहाँ पर आपको बता देते कुल कितने मतदाता हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 17,22,093 है। इसमें से पुरुष मतदाता 9,02,547 है और महिला मतदाता यहाँ पर 8,19,514। इसी के बाद जनादेश की बात कर ली जाए 2019 की, तो वो भी आपको बता देते हैं कि 2019 में क्या कुछ जनादेश रहा था। राधा मोहन सिंह बीजेपी से जीते थे, आकाश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय लोक समता दल पार्टी से यहाँ पर हारे थे। इसी के साथ अब इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उस पर भी ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल देते हैं। तो आपको बता दें कि तो हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, ये जो सीटें हैं ये पूर्वी चंपारण की सीटें हैं, हरसिद्धि, गोविंदगंज। और चलिए इसी के साथ जो इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सब पर बीजेपी है, इन सभी सीटों पर बीजेपी है। बिल्कुल, 2009 में राधा मोहन सिंह बीजेपी से जीते थे। 2014 की बात कर ली जाए तो राधा मोहन सिंह बीजेपी से, 2019 में भी राधा मोहन सिंह बीजेपी से और एक बार फिर बीजेपी से राधा मोहन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो राधा मोहन 9 से लगातार 3 बार हैट्रिक तो लगा ही चुके हैं, अब चौथी बार देखना होगा क्या होगा। अब रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ पवन पटेल जी भी हैं और मनोज दास मन्नू जी हैं, संजय यादव जी हैं। राधा मोहन सिंह हैट्रिक तो इनकी लग चुकी है, चौथी बार भी बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया है। संजय जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये बात सही कि राधा मोहन सिंह जी लगातार जीत रहे हैं सीट को, और उसमें क्या है, जो पूर्वी चंपारण और बिहार के कई क्षेत्र ऐसे जो मल्ला बाहुल्य है, जिसके वहाँ पे नेता हैं हमारे मुकेश सहनी जी, विकासशील इंसान पार्टी का प्रत्याशी भी उतरा है वहाँ पे डॉक्टर राजेश कुमार। तो यदि वहाँ पे कुछ ऐसा गठबंधन बनता है मल्लाह और यादव प्लस अल्पसंख्यक मुस्लिम और जो अति पिछड़ा वोट, यदि गोलबंद होता है तो निश्चित रूप से ये सीट एक बार गठबंधन के पास जा सकती है। मल्लाह और यादव का अगर जो गठबंधन होगा, हाँ, तो डॉक्टर राजेश कुमार
अच्छा मतलब स्थिति ये बनेगी कि फाइट मजबूत होगी, अब फाइट मजबूत हो जाएगी, जीत हार का अंतर भी कम होगा, हो सकता है कि सीट निकल भी जाए गठबंधन के मामले में, क्योंकि पहली बार यादवों का मल्लाहों से गठबंधन हुआ है। तो वीआईपी यादव और मल्लाह का, हाँ, जो बोलते थे एमआई बोलते थे मुस्लिम यादव, अब मुस्लिम यादव नहीं, अब मल्लाह यादव हो गया। तो बिहार में यहाँ पर कुछ अलग, इसलिए बिहार में नया समीकरण जो आया है लालू जी का कि मल्लाह यादव माई, वो भी माई है और वो पहले भी माई थे और बाद में बाप भी बोलते वो लोग बीच में। तो जो माई बाप साथ में आ गए तो निश्चित रूप से इनको फायदा तो हो रहा है। हाँ, लालू के गठबंधन को फायदा हो रहा है। लगातार मुकेश सहनी आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको पहली बार इतनी सीटें मिली है गठबंधन से, जिसको वही चाहेंगे हमारे लोग जीत के जाए। इसके पहले भी 4 विधायक थे उनके, भले वो भाग गए, छोड़ के या चले गए, बिक गए। तो मनोज दास मन्नू जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता तो हैं नहीं, लेकिन गठबंधन में आप ही हैं, तो आप ही कुछ कहिए। और खास करके मोतिहारी जो राधा मोहन सिंह जो जीते हुए हैं, उनके बारे में तो कहीं से कोई चर्चा ही नहीं लोग करते हैं। वो तीसरी बार भी जीते हैं, चौथी बार भी जीतेंगे, क्योंकि वहाँ विपक्ष ने कभी कोई कैंडिडेट ठीक ढंग से दिया ही नहीं और कभी कोई कैंडिडेट वहाँ की जनता के से जुड़ाव उसका रहा ही नहीं। पिछले बार अखिलेश सिंह के बेटे अखिलेश सिंह कांग्रेस में अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ आरएलएसपी से टिकट दिलवा दिया। आज वही उनका पुत्र जो है सो महाराजगंज से चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब चीज का जहाँ आकलन है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष के लोग कमजोर हैं, लेकिन अगर विपक्ष के लोग अगर चुनाव वहाँ हारते हैं तो फिर क्षेत्र में भी रहते हैं, तो क्षेत्र में तो कभी इनके जो उम्मीदवार रहे 2019 में कोई उम्मीदवार रहे, 2014 में कोई उम्मीदवार रहे, तो इसीलिए एक उम्मीदवार यहाँ इनका कभी बैठ के नहीं रहा। और मुकेश सहनी जी आए हुए हैं, अच्छे नेता हैं, राजनेता के रूप में ये स्थापित हुए, बिजनेसमैन से 4 सीट इनको पिछले बार एनडीए की ओर से मिला था, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट अपने दल के जो उनके उम्मीदवार थे उनको उनके उम्मीदवार से लड़ाया था, तो वो फिर अपने बीजेपी में वापस हो गए और खुद भी मल्लाह बहुल क्षेत्र जहां था उस जगह से मुकेश सहनी खुद भी चुनाव हार गए। तो पैसे से अगर राजनीति चलती हो तो हम कोई आकलन कर सकते हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह हर गरीब हर गुरबे के यहाँ हमेशा क्षेत्र में मौजूद भी रहते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री भी बने थे, उसके बावजूद भी उनका क्षेत्र से जुड़ाव हमेशा ही रहा है और आज भी उनका क्षेत्र से जुड़ा रहा। तो इसका फायदा और प्रधानमंत्री जी का जो वहाँ आने के बाद से और ऐसे भी जो लोग वहाँ हैं सारे विधायक लोग लगे हुए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये भाजपा की ये सीट जो है तो कहीं से गड़बड़ा रही है और राधा मोहन सिंह जी पूरे जीत के कगार पर ही है। जो विपक्ष का कैंडिडेट भी है वो भी उस क्षेत्र से नहीं आते हैं, दूसरे क्षेत्र से उनको लाया गया, दूसरे पार्टी में थे उसमें शामिल करा के कर दिया गया। तो जनता ये सब चीज देखती है कि कौन हर सर्वसुलभ है, इस चीज को जनता देखती है। तो हमको लगता है कि इसका फायदा राधा मोहन सिंह जी को मिलेगा और यह सीट पुनः बीजेपी की झोली में जाएगी। जी पवन पटेल जी आपका आकलन क्या है? देखिए बिहार के पूर्वानुमान अगर देखा जाए, बिहार में जिस दिन नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे उसी दिन ये हो गया, तो उन्होंने बिहार की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता बच्ची समझदार बच्ची को पूछना चाहती है। ये व्यक्ति के लिए अमित शाह जी कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसमें ऐसा लॉक लगा है तो खुलेगा ही नहीं। फिर ऐसा कौन सा समझौता पर्दे के पीछे हो गया इस समझौते के तहत वो भी शामिल हो गए, वो भी शामिल करा लिए। तो आज जनता ये चुकी है जो ये राजनीति का खेल खेलते हैं, जो लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं हमारे जेब में सत्ता है, हमारे जेब में वोटर है, जिस दिन हम चाहेंगे इसको पलट लेंगे,
तो वो उस टाइप की परिप्रेक्ष्य में इस बार का चुनाव बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। और आने वाले समय में देखिएगा आम जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 10%, 20% मुद्दे स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन आज जिस टाइप का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस टाइप के माहौल में हर व्यक्ति अपने आप को एक सिपाही की भूमिका में लाना चाहता है। वो देखता है कि हमें अपने संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, कि हमारे एक वोट से सहभागिता, हमारी भागीदारी किस तरह बन सके ताकि हम संविधान की रक्षा कर सके। वहां पे ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। आप ओबीसी का आरक्षण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। केंद्र में जब आरक्षण की बात चली तो अपना समर्थन वापस ले लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आदमी के दिल में घर कर सकते हैं। आप ओबीसी को न लीजिए, संविधान को ले लीजिए, किसान विरोधी है, युवाओं को ले लीजिए। मोदी जी ने बोला 4 साल 2 करोड़ रोजगार, गरीबों का हमारा आत्महत्या कर रहा है, गरीबों के मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को फोकट में भोजन देते रहेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको डिक्टेशन दिया कि मुफ्त को और फोकट में, जो हम फोकट में ना देते हैं वो देते रहेंगे। मतलब आने वाले समय में भी उन 80 करोड़ लोगों का जीवन इतना स्तर नहीं सुधारेंगे कि उनको भूख फोकट के भोजन की जरूरत न पड़े। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अपने आप समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, और उनको जब महाराष्ट्र की बात आती है तो सिंचाई घोटाला की बात करेगी और अजीत पवार को सामने करवा देगी किसी मशीन से धो करके। और यहाँ पे जब देखेंगे कि केजरीवाल से नहीं जीत पा रहे, जेल के अंदर कर देगी। फिर देखेंगे जब कांग्रेस पार्टी में खिलाफ बढ़ रहा तो उनके खाते बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉन बोर्ड से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेंगे और खाते कांग्रेस पार्टी का बंद कर देंगे। ये तो तानाशाही के संविधान से देश को चला रहे आम जनता अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। तो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की उजागर हो चुका है। चलिए ठीक है, हम अब पुनः आएंगे आपके पास, अब अपने मेहमानों के पास, लेकिन नवजीत कौर हम आपसे चाहते हैं कि एक जो और लोकसभा सीट बची है सीवान की, जो हाई प्रोफाइल सीट है, उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दें और उस पर भी हम थोड़ी सी राय ले लें अपने मेहमानों से। जी तो चलिए इस पर सबसे पहले आपको बता देते हैं चुनावी मैदान में कौन है। तो निर्दलीय हिना शहाब है और राजद से अवध बिहारी चौधरी हैं, जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में है। तो हिना शहाब का मतलब ये है कि ये शहाबुद्दीन की पत्नी है, बाहुबली नेता ये कह सकते हैं बिहार के, उनकी पत्नी है, इसलिए ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। आगे चलिए बिल्कुल यहाँ पर कुल मतदाता बता देते हैं, तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। 25,37,365 कुल यहाँ पर मतदाता है, जिसमें से पुरुष 13,18,728 और महिला 12,18,524 और थर्ड जेंडर 59 है। अब इसी के साथ जनादेश की ओर भी जो एक बार नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो आपको बता दें कि कविता सिंह जेडीयू से जीती थी और हिना शहाब राजद ये जो है हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें आरजेडी से ये चुनाव लड़ी थी और हारी थी। कविता सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ी थी, यानी कि एनडीए गठबंधन में थी जेडीयू उस समय भी, और ये जीती थी। तो ये तो हो गया जनादेश 2019 का। बिल्कुल, अब एक नजर जो है लोकसभा सीटों के अंदर कितनी विधानसभा सीटें आती हैं उस पर भी डाल लेते हैं। तो सीवान, जीरादेई, दरोली, रघुनाथपुर, दारोंदा, बड़हरिया। बिल्कुल, अब इसी के साथ इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। सभी पर जनता दल ही। बिल्कुल, इतिहास की बात कर ली जाए तो 2009 में ओम प्रकाश यादव स्वतंत्र यहाँ से जीते थे और 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी से। वहीं अगर 2019 की बात कर ली जाए, कविता सिंह जनता दल से यहाँ पर जीती थी। तो अब हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और इस सीट की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, और इस सीट पर चर्चा हम करेंगे। संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सीवान लोकसभा सीट, सीवान लोकसभा सीट इसलिए हाई प्रोफाइल सीट हो गई है कि यहाँ पर बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है कि इनके टक्कर में अवध बिहारी चौधरी या विजय लक्ष्मी देवी जनता दल यूनाइटेड से हैं, ये लोग टक्कर दे पाएंगे इनको, और दे पाएंगे तो कितना? सीवान क्षेत्र का जो नाम आता है हमारे जहन में, तो नाम आता है शहाबुद्दीन के नाम से। शहाबुद्दीन की छवि जैसा बनी थी वहां पे, एक बाहुबली के रूप में बनी थी, ठीक है। और उसी
दबाव से उसी अपने दबंगियत से वो सीट निकालते थे। और प्लस उनके साथ समीकरण क्या था, जो उस समय MY समीकरण चलता था, मुस्लिम यादव, तो लालू जी का जो साथ रहता था इनको, तो लगभग वो सीट निकलती थी। परंतु हिना साहब का वो कद नहीं है, और हिना साहब लड़ रही इंडिपेंडेंट। निर्दलीय लड़ना आसान काम नहीं है। निर्दलीय होके आप इतना वोट पहले तो कवर करो, फिर जीतने की बात तो बहुत दूर की है। तो और अवध बिहारी जी जो हैं वो स्पीकर थे आप, और काफी सीनियर लीडर हैं वहाँ के बिहार के, और लालू जी के बड़े क्लोज टू हैं और कद्दावर नेता है। तो कहीं ना कहीं जो फाइट है वो अवध बिहारी वर्सेस बीजेपी की आपकी डायरेक्ट फाइट होगी, जिसमें अवध बिहारी जी के चांस अच्छे हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत वहां पे भी अच्छा प्रभाव है क्षेत्र में, और मजे हुए नेता, कई मंत्री रहे, विधायक रहे लगातार। तो अवध बिहारी निश्चित रूप से अच्छी फाइट देंगे बीजेपी को। बाकी ये है कि वहां पे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है, औद्योगिकरण का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसे मुद्दे। अब वहां पे तो बिहार में तो बहुत ज्यादा सुनाई देता है, 15 लाख नहीं मिले। आज भी हम बिहार के लोग 15 लाख ढूंढ रहे हैं कि भाई बीजेपी कब 15 लाख देगी। तो यह है कि जो है अवध बिहारी एक अच्छी फाइट दे रहे हैं, और विजय लक्ष्मी जी लड़ रही है जेडीयू से, और जेडीयू का आज की तारीख मालूम गठबंधन हुआ है। जेडीयू हम कह रहे हैं कि अगर जेडीयू या बीजेपी दोनों अलग होकर चुनाव लड़ लें और आरजेडी लड़ ले, और बात समझ में आ जाएगी सबकी। आज भी निश्चित रूप से वहां पे आरजेडी बड़ा ताकत है। हिना साहब का क्या? हिना साहब लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे, पर जीतने के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि शायद उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रयास अवध बिहारी पे आपकी अवध बिहारी पे, हाँ अवध बिहारी पे यह है कि निश्चित रूप से अवध बिहारी एक मजबूत कैंडिडेट, पुराने नेता है, और क्या बोलते हैं, खाटी नेता है। पवन पटेल जी आप अपनी राय रखिए जी। पवन पटेल जी, अवध बिहारी जी हमारे हिसाब से भी यही जैसा बता रहे समीकरण सही है वहाँ पे, इसी हिसाब से रहेगा, क्योंकि ठीक है निर्दलीय है, लेकिन उनकी बाहुबली की छत, और निर्दलीय में थोड़ा सा आज इसका चुनाव जो है वो पहले निर्दलीय जीत जाते थे, हार जाते थे, लेकिन आज का चुनाव किसी भी लोकसभा क्षेत्र को ले लीजिए तो निर्दलीय वाला चुनाव नहीं रह गया है। वो अलग बात है कि एक दो परसेंटेज जैसा रहता है कि कोई निर्दलीय इतना ज्यादा काम कर लेता है, पूरे 5 साल आम जनता के सुख दुख में शामिल रहता है, तो वो अलग बात है। बहरहाल इस बार निर्दलीय की मुझे तो नहीं लगता कहीं से बहुत ज्यादा उम्मीद है। इस बार लोग जागरूक हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जो तानाशाही है। आज हर व्यक्ति जो न्यूट्रल वाले कांग्रेस पार्टी का नहीं भी, जो सामान्य आदमी है, उसके मन में भी बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है कि हम बड़े बड़े झूठे वादे कर देते हैं, और जब उन बातों को पूरा करने की बात करेंगे तो कह देंगे चुनावी जुमला है। तो इस टाइप की बातों से आज लोग उससे बड़े आक्रोशित हैं, और इसलिए मुझे पता है कि पूरी समझदारी के साथ आम जनता कर रही कि उसका एक वोट बर्बाद भी ना होने पाए, और देश और संविधान को बचाने की दिशा में अपनी वो योगदान दे सके। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रमोद दीक्षित जी। अब बात सीवान की हो रही है। जनता दल यूनाइटेड विजय लक्ष्मी देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। गठबंधन में है तो बीजेपी तो वहां से उतरी नहीं होगी, और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से हमारे साथ मनोज दास मन्नू हैं। तो सबसे पहले हम इनकी राय ले लें, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। अब एक बार फिर हम कहेंगे कि एक बार फिर हमारे साथ एक गठबंधन से 2 नेता आ गए हैं, 2 प्रवक्ता आ गए हैं। तो कहीं पवन पटेल जी आप अपने आप के साथ मतलब अन्याय ना समझिएगा जवाब आप दोनों प्रवक्ताओं का दीजिएगा। मनु साहब, विजय लक्ष्मी देवी और हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी, माफ कीजिएगा, अवध बिहारी चौधरी पर जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और पवन पटेल जी हैं, वो अपना गणित लगा रहे हैं कि ये जोरदार होंगे। आपके लिहाज से यहाँ चुनाव किस तरह से होना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हिना चौधरी जी लालू के उम्मीदवार के रूप में वहां से 2 बार संभवतः हार चुकी है जी। अब वो चुनाव उनको नहीं लड़ाया। शहाबुद्दीन जी की वो पत्नी है, और एक समय शहाबुद्दीन जी वहाँ के अच्छे
राजनेता के रूप में बाहुबली नेता ही आप कहिए। और जिसके बाहु में बल होगा वही ना बाहुबली होगा जी। और जिसके बाहु में बल ही नहीं होगा तो बाहुबली क्या कहला सकता। लेकिन शहाबुद्दीन जी की छवि बाहुबली की जरूर थी, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ थी। वो भी वहां से एमपी बने, कई बार विधायक। नहीं, डर थी या पकड़ थी? डर नहीं, बाहुबली से संबंधित ये हो जाता है, डर आ जाता है। नहीं, देखिए डर की बात जहां तक है वो नहीं होता है। आप बाहुबली तभी हो सकते हैं कि जब जनता का आपका समर्थन प्राप्त होगा। तो डर से सब जनता आपको समर्थन दे देगी, ऐसा नहीं होता है। आप जनता के हित की बात करते होंगे, जनता के लिए आप काम करते होंगे, तो जनता आप मतलब जो लोकप्रिय है उन्हें हम बाहुबली कह सकते हैं, आप ऐसा मानते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार वाराणसी से जीत रहे हैं, तो क्या उनको हम बाहुबली मान लें? देखिए, बाहुबली शब्द का आप अर्थ लीजिएगा तो बहुत निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के सबसे बड़े बाहुबली नेता के रूप में। चलिए, आप बाहुबली का मतलब आप कोई अपराधी से आप उसको जोड़ रहे हैं तो वो गलत बात है। अगर जनता किसी को मदद कर रही है या उसके ऊपर उनके व्यक्तिगत काम से उनके ऊपर कोई आरोप वगैरह लग रहे हो, उन पर केस मुकदमा हो, तो लोग उनको कन्वर्ट कर देते हैं कि ये बाहुबली है, इनके ऊपर इतना मुकदमा है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जीतता है चुनाव, तो बिना वोट से चुनाव नहीं जीतता है। मैं वो कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन जी थे, लेकिन उनकी पत्नी आज चुनाव लड़ रही है, वो पूर्व में भी हारे हुई है। और शहाबुद्दीन जी को भी एक निर्दलीय के रूप में ओम प्रकाश यादव जी भी हराए हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि नहीं उनको हराए हुए हैं। तो यहाँ लड़ाई सीधा पक्ष और विपक्ष में है। तो विपक्ष से वहाँ अवध बिहारी चौधरी जी हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, मैं थोड़े कह रहा हूँ कि वो नेता खराब है। लेकिन जो वहाँ की स्थिति और बनावट जो है उस जुर्म में भी जब शहाबुद्दीन जी का सिक्का बोलता था तो एक निर्दलीय ओम प्रकाश यादव जी ने उनको पराजित करने का काम किया था। उसके बाद वो बीजेपी से भी एमपी रहे, उसके बाद जदयू से वहाँ कविता सिंह खड़ी हुई तो वो भी जीते। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, और ये ठीक है, दोनों आदमी का है, लड़ाई है। और हमको लगता है कि एनडीए ये सीट को पूर्व की तरह ही निकाल ले। चलिए, एनडीए निकाल लेगी। तो इस पर हम थोड़ा सा प्रमोद कुमार दीक्षित जी आपकी भी राय लेना चाहेंगे। एनडीए ही निकाल लेगी कि अवध बिहारी? आप तो कहेंगे ही नहीं। चलिए, बीजेपी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम पवन पटेल जी के पास आना चाहेंगे। पवन पटेल जी, कांग्रेस से भी हमारा संपर्क टूट गया है और संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो संजय जी, मन्नू जी जो कह रहे हैं, जो मन्नू जी कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? मन्नू जी की बातों में कितनी धार दिखाई दे रही है सत्यता की, या फिर अपने पार्टी की पक्ष में ही खींचे जा रहे हैं? नहीं, बात तो मन्नू जी सही कह रहे हैं। बाहुबली की जो उन्होंने परिभाषा बताई है, तो परिभाषा पार्टी के हिसाब से ठीक है। अब वही बाहुबली मुख्तार अंसारी थे, वही अतीक अहमद भी थे, वही सांसद विधायक रहे, वही सिवान में शहाबुद्दीन भी रहे, और वही ब्रजभूषण शरण सिंह भी बाहुबली, धनंजय भी हैं, राजा भैया भी हैं। अब ऐसे तो गिनती लगाए तो सुशील सिंह, विनय सिंह, ढेर सारे बाहुबली हैं। तो अब सबको अपन एक से नहीं आ सकते कि अपराधी अपराधी होता है। अब अपराधी को आप बाहुबली बना के उसका बखान करना वो ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं है। परंतु उन्होंने ये माना है कि अवध बिहारी वहां पे एक मजबूत कंटेस्टेंट है और अवध बिहारी उस सीट को जीत सकते हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, यदि चुनाव सही तरीके हो जाए तो चुनाव अवध बिहारी जीत रहे हैं, क्योंकि वहां कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, वहां कैंडिडेट जेडीयू का है। लेकिन मुद्दे वहां क्या हैं? मुद्दे क्या खास हैं? मुद्दे तो वही है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, न रोजगार है, न किसानों को सुविधाएं हैं। और आप जाके देख लो, बिहार इतना मतलब खत्म सा हो चुका है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने से आपका काम नहीं होता। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का जो मजदूर है, वहां का युवा है, पूरे देश में जाके मजदूरी कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ठीक है, भाजपा भी तो 10 साल से लगातार कभी जेडीयू के साथ, कभी सिंगल में रहे, इन्होंने क्या वहां पे उद्धार कर दिया? ठीक है, लालू का जंगल राज था, आपका तो मंगल राज था।
तो आपने क्या तमाशा कर दिया? आपने क्यों नहीं वहाँ पे काशी कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, वहां भी बना देते कोई बोधगया कॉरिडोर, या कोई रोजगार दे देते बढ़िया। विश्लेषण ऐसा जा रहा है कि पवन पटेल जी को कहने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, वो भी कहेंगे अच्छा है। पवन पटेल जी जान रहे हैं। और देखिए क्या है कि जो नीतीश कुमार जी के साथ इनका गठबंधन हुआ जेडीयू मतलब बीजेपी के साथ, ये नुकसान करेगा बीजेपी को इस चुनाव में, मेरा जो आकलन है। क्योंकि शहाबुद्दीन जो हिना साहब का ये रोल है, ये किसको यहाँ पर नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है? देखिए हिना साहब नुकसान पहुंचाएंगी जैसे सीधे सीधे वो आरजेडी को, क्योंकि जो उसका अल्पसंख्यक वोट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा। परंतु लोगों को मालूम है आज की तारीख में चुनाव जो हो गया, संविधान बचाव के जब मुद्दा चल रहा है पूरे बिहार में कि अगर ये लोग आएंगे तो आरक्षण खत्म होगा, ये खत्म होगा, वो वाली बात चल रही है। उस आधार पर यदि पूरे देश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट है वो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के साथ जा रहा है पूरे देश में। हो सकता है उसमें 5% 10% वो कहीं स्विंग होता है, शिफ्ट होता है, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स कई बार इतने अच्छे होते हैं कि लोग अच्छे हिंदू वोट को भी वोट करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी सीट है जहां पे मुस्लिम ज्यादा है पर उन्होंने हिंदू कैंडिडेट्स को जीता है। परंतु अभी जो बिहार का माहौल है और पूरे देश में यदि कोई बीजेपी को चैलेंज कर रहा है तो बिहार कर रहा है। अगर पूरे देश में बीजेपी को डैमेज किया है तो बिहार ने किया है, वो भी लालू जी की जो तिकड़म थी उसमें फंस चुकी है बीजेपी। आज पूरे देश में जो मोदी जी जो घूम रहे थे, आज कल अमित शाह जी और मोदी जी कल बिहार में स्टैंड बनाए हुए हैं, लगातार बिहार, जैसे कि बिहार में पूरा लोकसभा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका डर है कि ये बीजेपी वहां पे लूज कर रही है। और पूरा जो माहौल बना है इस समय तेजस्वी वर्सेस मोदी है चुनाव वहां पे। सीधे से बताऊं, नीतीश कुमार बाहर है, नीतीश कुमार इस समय फाइट में कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए, किसी मंच पे देख लीजिए मोदी जी के साथ हाथ हिलाया हो या खड़ा हो, भाषण दिया हो, तो अब आज कहां गए? आज जो नीतीश कुमार जी गठबंधन में पीएम के दावेदार थे, आज वो क्या हो गए? हम लोग को भी लगता है। मनोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस विश्लेषण पर? देखिए, अब क्या कहिएगा, अब कांग्रेस वाले यही अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करते थे। यही अरविंद केजरीवाल राहुल जी को के बारे में क्या नहीं करते थे। तो आप क्या कहिएगा, राजनीति का स्थिति के आकलन का आपको जब जरूरत पड़ा तो बहुत अच्छा हो गया, दूसरे आदमी अगर मिल गए तो आपको खराब लगने लगता है। आज शीला दीक्षित के क्या कारण हुआ? आज अरविंद केजरीवाल जी से हाथ मिलाने के कारण ही कांग्रेस के कई बड़े नेता आज कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब राहुल गांधी जी की बात करें, अरे हमारे पास तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, वो कहीं जा सकते हैं। इनके राजकुमार कहाँ एक दिन भी बिहार में आए? आज तक राहुल गांधी की एक भागलपुर की सभा छोड़ के दूसरी कौन सी सभा यहाँ पर बिहार में हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दल के या हमारे गठबंधन के सारे लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में रहते हैं, सब लोग जाते हैं। तो जिनके पास कुछ रहबे नहीं करेगा तो उनके यहाँ कौन आएगा? कोई उनके पास ऐसा नेता है ही नहीं कि जो आ सके। हमें तो फर्क है कि हमारे बीजेपी में नड्डा जी हैं, हमारे बीजेपी में राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे बीजेपी में मोदी जी के अलावे अमित शाह जी हैं, कई लोग हैं जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इससे क्या होगा? चलिए पवन पटेल जी कुछ कह रहे हैं। जी पवन पटेल जी जल्दी। देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही बोलते थे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, कौन बोलता था? मोदी जी बोलते थे ना। फिर क्या हुआ? मोदी जी की मोदी जी बैठ गया, हो गया। और संविधान को बचाने के लिए हमें कहेंगे उनकी कथनी और करनी के अंदर जनता पहचान चुकी है। ये अपने सुनाते क्या कहा था अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को? जरा बता दीजिए। क्या हुआ? कुछ परेशानी हो गई क्या इनको? जी ऐसा है। जी प्रमोद कुमार दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद कुमार दीक्षित, ऐसा है कि जब किसी उसके सामने बड़े व्यक्तित्व के सामने लोग खड़े होते हैं कि जो छोटे चूहे टाइप के लोग होते हैं, चूहे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने बिलों से निकलकर उनके खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे कांग्रेस ने
लालू जी को जेल भेजा, कांग्रेस ने मुकदमा लिखाया, चाहे चारा घोटाला रहो जिसमें 3-4 में इनको सजा हो चुकी है। तो ये सजा याफ्ता लोगों का एक समूह है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने, स्वच्छ छवि पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिन्होंने 370 हटाई, जिन्होंने देश को बेहतर दिशा में, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान तक पहुंचाया, जिन्होंने भारत में सड़कों का, हाईवे का जाल बना दिया, जिन्होंने। चलिए ये बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। देश में 8 राज्यों में मतदान जारी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान है। शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक आपको बता रहे हैं। वहीं बिहार में 52.24, हरियाणा में 55.93, जम्मू कश्मीर में 51.35, झारखंड में 61.61, दिल्ली में 53.73% मतदान हुआ है। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक का झारखंड में 61.61, दिल्ली में 53.73, ओडिशा में 59.60, यूपी में 52.2% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 8 राज्यों के 58 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। चलिए हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। पवन पटेल जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। पवन पटेल जी। पार्टी के किसी भी नेता से बात करेंगे तो सीधे बात नहीं करेंगे। हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पे अगर इनको विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पे पूरे देश ने विश्वास किया। इन्होंने बोला था महंगाई कम करने के लिए, महंगाई कम क्या किया? 4.5 सिलेंडर दिया क्या? बुलेट ट्रेन चलाई क्या? स्मार्ट सिटी बनी क्या? मैं तो इन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 750 किसान चले गए, इलेक्ट्रॉन बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए का चंदा ले लिए, 500-500 करोड़ के भाजपा के कार्यालय बन गए। अगर इनको अपनी नीतियों पर इतना विश्वास था तो क्यों मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया इन्होंने? क्यों ही कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए? अगर इनको अपनी नीतियों पर विश्वास है, ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते रहेंगे, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही। रोज नए नए आयाम बढ़ते जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को देते जाएंगे, उनको जीवी नौकर को ये साफ से बोलने लगते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुसार देश चलेगा। तो कोई लोग बात करेगा, वो जेल भेजा जाएगा, उसके खाते सीज होंगे, ऐसे नियम विद्यमान है। उसके ऊपर जितनी जांच एजेंसीज है सारी कार्रवाई करेंगी। 2 तारीख को जेल में जाएंगे। तो जेल में जाने से तुम्हारे जो ये समूह है, केवल चोर बेईमान लुटेरों का एक संगठन है। आप जो कहिएगा वही सुनेगा, आप जो कहिएगा वही सुनेगा क्या? जितने के बाद बोलिएगा ना, आप बोलिएगा। बोलिए, है इतना ताकत बोलने का? बोल सकते हैं कि दुनिया के बारे में केजरीवाल ने क्या बोला था? सुनिए, बोलिए। 10,000 करोड़ के घोटाले किए हैं। बोलेंगे क्या? ये घोटाले वाले चलिए पवन पटेल जी की बात सुन लेते हैं। क्या आपके पास बोलने के लिए क्या रखा हुआ है? एक बार साले जेल यात्री तो हैं, जाएंगे तो उस समय कितना वेतन था और आज कितना वेतन बढ़ रहा है? मिलता था। परेशान हो जाओगे, नहीं बोल रहे हो
400 हार। अरे जीत के दे लो, कांग्रेस से जनता के बीच में घोषणा करो, नहीं रहेगी तो माननीय मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने जो कहा है वो पूरा करके दिखाएंगे। आप देखना, आप लोगों का ये रोना, तुमको ताकत, हाँ राहुल गांधी को तो ताकते नहीं है, अब तुम्हारे पास क्या ताकत है? 4 तारीख से मर्यादा बनी रहे, फिर वो ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। अभी उनको लगता है जीत जाएंगे, जब उनको पता चलेगा। आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है इस बीच उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि यूपी में छठे चरण में मतदान जारी है। 14 सीटों पर मतदान है। शाम 5 बजे तक 52.02% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे इलाहाबाद में 39.30, अम्बेडकर नगर में 59.53, आजमगढ़ में 54.20, बस्ती में 55.03% मतदान हुआ सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। जौनपुर में 52.65, लालगंज में 52.86, मछली शहर में 52.10, फूलपुर में 46.80% मतदान हुआ है। लगातार सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक। तो अभी आपने प्रतिशत मतदान देखा कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो यूपी में 52.02% मतदान हुआ है। क्योंकि अब समय हो चुका है कि इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। 6 बजे तक लगातार मतदान होगा, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर जो भी मतदाता पहुंच जाएंगे उनका मतदान जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम मेहमानों से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के महासंग्राम में हमने सुबह 7 बजे से लेकर के जब से मतदान शुरू हुआ है तब से और अब तक लगातार ताजा अपडेट अपने दर्शकों को देते रहे। सारी बातें की, उत्तर प्रदेश की सीटों की चर्चा की, दिल्ली की सीटों की चर्चा हुई, साथ ही साथ जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उनकी भी हमने चर्चा की। अब कुछ ही पलों में, कुछ एक मिनटों में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 6वें चरण की मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और कितने प्रतिशत 5 बजे तक मतदान हुए हैं इसकी जानकारी हमने दे दी। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ मुझे देवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।